हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट की, जिसमें बताया गया है कि बच्चों की कस्टडी आप कैसे ले सकते हैं। मेरे पास हाल ही में एक मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया कि क्या हम बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं या मेरे जो हस्बैंड हैं वो बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी माइनर बच्चे की कस्टडी कैसे ली जा सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम ये बताने वाले हैं कि आप कैसे हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि HMA के तहत एक बच्चे की जो कि माइनर एज का है उसकी कस्टडी आप कैसे ले सकते हैं और कैसे आप माइनर बच्चे की विजिटेशन राइट्स ले सकते हैं। और जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं उस जजमेंट में ये भी बताया गया है कि आपको ऐसी कौन सी गलती है कि आपको नहीं करनी है, यानी कि उस गलती के बारे में बताया गया है जिसको आपको नहीं करनी है। मान लीजिए कि आपने वो गलती कर दी है तो आपको माइनर बच्चे के राइट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन बच्चे की राइट्स मिलने के बावजूद भी, यानी कि बच्चे की कस्टडी होने के बावजूद भी, जो आपका केस है, जो आप केस लड़ रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट जाएगा, ना कि आपके फेवर में। इसलिए आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी गलती करने से आपके हक में ऑर्डर होने के बावजूद भी बच्चे की कस्टडी भी नहीं मिलेगी आपको, और ना ही आपको बच्चे के विजिटेशन राइट्स मिलेंगे। आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा कि हस्बैंड वाइफ में जब भी कभी आपस में नहीं बनती है या किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, तभी पत्नी जा करके केस करती है, या फिर पति अगर अपनी पत्नी की बात नहीं सुन रहा है, वो कह रही है मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर पति नहीं मान रहा है तो पत्नी फिर केस करती है कि पति को परेशान किया जाए, जिससे पति उसकी बात मान लेगा। या फिर पत्नी का कहीं और अफेयर है तो वो सोचती है कि पति को परेशान करेगा, पति जान जाता है वो अगर मना करता है। ऐसे ही इस केस में भी यही होता है कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, और पत्नी क्या करती है कि उनका जो बच्चा होता है वो अपने बच्चे को लेकर के अपने पति का घर छोड़ के यानी ससुराल छोड़ के अलग जाकर के रहने लगती है। इसके बाद पत्नी जब अपना ससुराल छोड़ के, अपना घर छोड़ के अलग जाके रहने लगती है, तो पति क्या करता है कि पति कई कोशिश करता है, कई प्रयास करता है कि उसकी पत्नी जो है, जो उसकी वाइफ है, वो वापस आ जाए और साथ में रहने लगे, यानी कि रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है, फिर से रिश्ते को शुरू करना चाहता है। लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आती है, तो पति क्या करता है कि फिर वो सेक्शन 9 का प्रयोग करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि वो सेक्शन 9 का केस डाल देता है, और उस केस में पति बच्चे से मिलने के लिए और बच्चे की इंटरिम कस्टडी के लिए भी एप्लीकेशन लगाता है साथ में। इसके बाद पत्नी कोर्ट में नहीं जाती है, और जब कोर्ट में पत्नी नहीं पहुंचती है, अपेयर नहीं होती है, तो जो फैमिली कोर्ट है पत्नी को एक्स पार्टी कर देती है, और जो पति है उसके पक्ष में जो सेक्शन 9 का उसने एप्लीकेशन दिया था, उसके पक्ष में सेक्शन 9 की डिक्री पास कर दी जाती है। जो बच्चे की कस्टडी है उसे पति को इंटरिम कस्टडी दे दी जाती है। जब पति को इंटरिम कस्टडी दी जाती है बच्चे की, तो इसके बाद पत्नी क्या करती है, वो फिर कोर्ट में अपीयर होने के लिए सोचती, अपीयर होना चाहती है, और जब उसे इस चीज की जानकारी होती है तो सेक्शन जो 9 का हस्बैंड ने प्रयोग किया था उसे सेट असाइड यानी खत्म करने के लिए, खारिज करने के लिए वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है। इसके साथ साथ पत्नी क्या करती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसे ट्रांसफर करने के लिए भी एप्लीकेशन लगाती है, जिसमें पत्नी ये कहती है कि जो पति ने केस किया था पुडुचेरी में सेक्शन 9 का
केस किया था, जबकि जो पत्नी है वो कहती है कि हम अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु में रहते हैं, जो कि उसने इस बात को कहा कि मैं अपने बच्चे को लेकर के आ जा नहीं सकती हूँ क्योंकि दिक्कत होती है, और अपने बच्चे को अकेले छोड़ भी नहीं सकती हूँ, जिससे कि मैं पुडुचेरी आने में असमर्थ हूँ, मैं पुडुचेरी नहीं आ सकती हूँ केस लड़ने के लिए। जो कि सेक्शन 9 का जो केस है उसकी जगह जहां पर वो रह रही है पत्नी, उसके जगह पे ट्रांसफर किया जाए, यानी कि बेंगलुरु में केस को ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ट्रांसफर पिटिशन को अलाउ किया, बल्कि जो पति को बच्चे की इंटरिम कस्टडी दी गई थी उसे भी सेटिसाइड कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब पति ने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई थी तभी उसने 26 की भी एप्लीकेशन लगाई, जो कि बिल्कुल गलत थी, इलीगल थी। साथ में कहा कि अगर बच्चे से पति मिलना चाहता है या बच्चे की कस्टडी लेना चाहता है तो उसे जो सेक्शन यानी धारा 26 की एप्लीकेशन दी थी उसे मौजूदा केस में, यानी कि जो सेक्शन 9 का केस पति ने किया था, नहीं डालनी चाहिए थी, बल्कि जो धारा 26 है, सेक्शन 26 है, उसका प्रयोग अलग से इंडिपेंडेंस एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी, यानी कि 26 का प्रयोग, धारा 26 का प्रयोग अलग से उसे करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन 9 का प्रयोग कर रहे हैं तो वो केस अलग चलता है, लेकिन अगर आपको बच्चे की कस्टडी चाहिए, विजिटेशन राइट्स चाहिए अगर बच्चे का, तो उसके लिए जो सेक्शन 26 है, जो धारा 26 है, उसका जो केस है वो आपको अलग से करना रहेगा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर आप सेक्शन 9 का प्रयोग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उसी में एप्लीकेशन लगा देंगे बच्चे की कस्टडी के लिए, तो ऐसा आप अगर करते हैं तो आप गलती करते हैं। आपके पक्ष में ऑर्डर होने के बावजूद भी आप केस अगर जीत रहे हैं या फिर आपको कस्टडी मिल भी गई है, तब भी अगर आप अलग से 26 का एप्लीकेशन नहीं देते हैं, अलग से केस नहीं करते हैं 26 का, तो आपके बच्चे की कस्टडी भी खारिज कर दी जाएगी, यानी कि आपसे जो आपको ऑर्डर दिया गया है बच्चे की कस्टडी के लिए उसे खत्म भी किया जा सकता है, यानी बच्चे को वापस लिया भी जा सकता है। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो कानून है, जो ये ऑर्डर आया है, जो ये जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, पति के लिए नहीं है, ये नियम जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, उनके ऊपर भी लागू होती है। अगर पत्नी को भी अपने बच्चे की कस्टडी लेनी है हिंदू मैरिज एक्ट यानी HMA के तहत, तो उसे भी अगर विजिटेशन राइट्स लेने हैं, बच्चे की कस्टडी लेना है, तो उसे सेक्शन 26 की एप्लीकेशन, जो कि अलग से केस फाइल करना रहेगा सेक्शन 26 का, जो मौजूदा केस चल रहा है उसमें एप्लीकेशन लगा करके उसके आधार पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बच्चे की कस्टडी यानी कि विजिटेशन राइट्स मिल जाएगा, तो उसके आधार पर आप को बच्चे की कस्टडी यानी कि विजिटेशन राइट्स निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके तहत पति या पत्नी माइनर बच्चे की कस्टडी किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जो मौजूदा आपने केस डाला है, जैसे कि इसमें बताया गया सेक्शन 9 का प्रयोग किया था, उस तरह से उसी में आपको दूसरा इंटरिम के लिए एप्लीकेशन नहीं देना है, बल्कि आपको बच्चे की कस्टडी के लिए अलग से एक एप्लीकेशन फाइल करना है, यानी कि अलग से केस करना है, जो कि 26 जो सेक्शन है उसके तहत आपको पिटीशन फाइल करनी रहेगी अलग से। उसका एक इंडिपेंडेंस केस चलेगा और जो उसका ऑर्डर आएगा वो जो सेक्शन 9 का ऑर्डर आया है उससे अलग चलेगा और अलग ऑर्डर आएगा। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून निकाला है बच्चे की कस्टडी को लेकर के, तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए थी। केस का नाम है प्रियंका वर्सेस संतोष कुमार। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपके साथ भी इस तरह कोई सिचुएशन है या आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, तो आप इस जजमेंट के आधार पर पहले समझ लीजिए
आप भी कहीं ऐसी गलती ना कर दे कि आपने सेक्शन 9 का प्रयोग किया है, साथ में आपने एप्लीकेशन बच्चे की कस्टडी के लिए दे दिया है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन यानी कि अलग से एक केस फाइल करना है। तो आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।